ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब राहु सिंह राशि में और केतु कुंभ राशि में जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होते हैं तो उनके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि राहु और केतु के जो है क्या परिणाम होते हैं जब वह सिंह और कुंभ राशि में बैठते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेना बेहतर है, तब हम परिणामों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आपको बेहतर चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले तो यदि आप ये नहीं जानते हैं कि राहु केतु क्या है, उनका क्या महत्व है, क्या जो है किन किन चीज़ों को वो नियंत्रित करते हैं, उनका क्या स्वरूप है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप उसको जो है ज़रूर देखें, विस्तारित उसमें चर्चा की गई है अलग अलग दृष्टिकोणों के रूप से, चाहे वो ज्योतिषीय दृष्टिकोण हो, खगोलीय हो, मनोवैज्ञानिक हो या दार्शनिक हो, या उसमें जो है हम आख्यान की यदि बात करें माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट की, उसमें सारी चीज़ें जो है शामिल की गई हैं ताकि एक गहन जानकारी आपको राहु केतु के बारे में प्राप्त हो सके। उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कार्ड सेक्शन में भी उसको दिखाया जा रहा है। उसको देखने के पश्चात आपको एक गहराई से जानकारी हासिल होगी राहु केतु के स्वभाव के बारे में, उनके किस तरीके के गुण होते हैं, क्यों होते हैं, और वह जिस तरीके से हमारे ऊपर और सृष्टि में अपना एक प्रभाव देते हैं वह क्यों है, वो उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कुछ और बुनियादी चीज़ें हैं जिनको पहले समझ लें ताकि जब हम परिणामों की चर्चा करें तो आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो पहली बात तो यह है कि राहु केतु का अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। इस वजह से इनकी जो इनका जो आकलन है, विश्लेषण है, एनालिसिस जिसे कहें, थोड़ा कठिन होता है बाकी ग्रहों के तुलना में, क्योंकि राहु केतु जो होते हैं वो उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है और वो जिस भी ग्रह, राशि, भाव या नक्षत्र में बैठते हैं उससे अपना स्वरूप, उसके गुण उनसे लेकर के उसमें विकृतीकरण देते हैं, अपने थोड़े से गुण देते हैं और फिर उनके परिणाम देते हैं। तो जिस भी ग्रह, भाव, राशि या नक्षत्र में या उनके साथ में राहु और केतु का संबंध बनेगा, उनके गुण इन जो है राहु और केतु के भीतर आएंगे और उस तरीके से हम परिणाम देखते हैं व्यक्ति के जीवन में। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, निर्भर करता है कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि जो भी चीज़ें आज हम जानेंगे, अच्छे पहलू और चाहे खराब पहलू दोनों ही, उनको एक ज्ञान के स्रोत की तरह लीजिए, किसी निष्कर्ष पर एकदम से मत आइए, क्योंकि जब तक आप पूर्ण तरीके से, गहन तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाते कि अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, राहु केतु किस तरीके का परिणाम देने की क्षमता रख रहे हैं कुंडली में, तब तक किसी सीधे निष्कर्ष पर एकदम से आना गलत है। और कुछ एक आध चीज़ें हैं, वह यह कि राहु और केतु जो होते हैं इनमें, क्योंकि आज हम जिस हिसाब से चर्चा को बढ़ाएंगे उसमें 4 केसेस देखेंगे। तो पहला 2 केस बनते हैं और दोनों के भीतर 2 सब केस बनते हैं। तो पहला जो 2 मुख्य केस हैं, कैटेगरी, वो है कि जो भी राहु और केतु में कुंडली में ज़्यादा ताकतवर होगा, दूसरा ग्रह उसके अधीन रहकर परिणाम देता है। तो यदि कुंडली में राहु ज़्यादा ताकतवर है तो पहला केस इसके बारे में जो है देखा जाएगा कि यदि कुंडली में राहु ज़्यादा केतु से शक्तिशाली है तो उसके क्या परिणाम होंगे, और इस परिस्थिति में केतु राहु के अधीन रह करके अपने परिणाम देगा। और दूसरा केस कि केतु यदि राहु से ज़्यादा शक्तिशाली है, बलशाली है, तो राहु केतु के अधीन रहकर परिणाम देगा। और दोनों के भीतर 2-2 सब केस होंगे कि अच्छे राहु के परिणाम क्या है और खराब राहु के परिणाम, फिर अच्छे केतु और खराब केतु के परिणाम। तो इस तरीके से चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि और कुंभ राशि ये दोनों ही संवेदनशील राशियां हैं केतु और राहु के लिए, खास तौर से राहु के लिए, क्योंकि सूर्य जो है वो राहु और सूर्य एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु होते हैं। और सिंह राशि में यदि सूर्य का सहयोग या बल राहु को प्राप्त है तो इसमें निश्चय ही बड़े ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम राहु दे सकता है। उसके पास बहुत अच्छी क्षमता होती है जीवन में काफ़ी अच्छे परिणाम देने की, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। परंतु यदि सूर्य से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा और या सूर्य कमज़ोर हो जाता है या कोई अन्य नकारात्मक योग कुंडली में बनते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता राहु में आती है, और जिसके कारण राहु के पास पूर्ण क्षमता उत्पन्न होती है कि वो किसी भी प्रकार के भारी नकारात्मक परिणाम जीवन में देने की अब ताकत रखेगा। उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे।
केतु जो है कुंभ राशि में, केतु के लिए फिर भी एक सहज राशि है। केतु इसमें शनि की राशि में होता है और कुंभ राशि राहु की भी राशि होती है, तो उसके क्या परिणाम रहेंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। परंतु इस कंडीशन में, इस पोजीशन में राहु की भूमिका जो है ज़्यादा गौर से देखनी चाहिए सिंह राशि में बैठने पर, क्योंकि अगर हम शत्रु पक्ष की बात करते हैं तो राहु के और सूर्य आपस में ज़्यादा बड़े शत्रु हैं, केतु शनि उतने बड़े आपस में शत्रु नहीं हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। तो आप पहला केस से शुरू करेंगे। पहली परिस्थिति कि जब राहु केतु से ज़्यादा ताकतवर है तब कुंडली में क्या परिणाम वो दे सकता है, जीवन में क्या परिणाम दे सकता है। और इसमें पहला सब केस, फर्स्ट सब कैटेगरी इसमें आती है कि यदि चंद्रमा, सूर्य और लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, राहु को उनसे सहयोग प्राप्त होता है, ये अच्छे योग बनाते हैं कुंडली में, तो राहु मजबूत होगा और अच्छे परिणाम देने की ताकत रखेगा। अब यहाँ पे किस तरीके के शुभ परिणाम वह दे सकता है उसको जानते हैं। तो पहली चीज़ कि यदि सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी मजबूत हैं, राहु को सहयोग देते हैं, तो ये व्यक्ति को बहिर्मुखी या उभयमुखी स्वभाव प्रदान करता है। एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्जन उतना यहाँ देखने को नहीं मिलता। दूसरा, यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी स्वभाव जो है व्यक्ति को प्रदान करता है, हाईली एम्बिशियस नेचर। तो व्यक्ति काफ़ी हद तक जो है अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी अधिक होती हैं, जीवन में कुछ प्राप्त करने की, बनने की एक तीव्र उत्कंठा ये मन के भीतर पैदा करता है। दूसरी चीज़ की यह पद, सत्ता, अधिकार, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि और किसी भी तरीके का प्रभुत्व प्राप्त करने की जो है सबसे ज़्यादा भीतरी इच्छा और महत्वाकांक्षा उत्पन्न करता है। तो क्यों? क्योंकि ये सारे गुण सिंह राशि के हैं, सूर्य के हैं। तो सिंह और सूर्य दोनों ही पद, सत्ता, अधिकार, प्रभुत्व, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, समृद्धि और किसी भी तरीके का एक प्रसिद्धि की यदि हम बात करें, उनको दर्शाते हैं। इसलिए राहु का नेचर क्या होता है? राहु का स्वभाव होता है जिस भी ग्रह की राशि, भाव या जिन भी नक्षत्र या ग्रहों के साथ उसका संबंध बनेगा, उनके तत्वों को, उनके गुणों को बढ़ावा दे देता है, उसको बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देता है, विस्तार करता है। तो यहाँ पर वो सारे तत्व, वो सारे गुण विस्तारित रूप से भारी मात्रा में बढ़ते चले जाते हैं, जो कि सिंह राशि के होते हैं। तो इसके प्रति ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं दिखाई पड़ेंगी इन चीज़ों के प्रति। इसके अलावा ये व्यक्ति के भीतर एक अच्छा आत्मविश्वास पैदा करता है। परंतु क्योंकि राहु और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं और राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, इस वजह से शुरुआती समय में व्यक्ति को हो सकता है अपने ऊपर आत्मसंदेह हो, इनिशियल सेल्फ डाउट देखने मिल सकता है, नर्वसनेस देखने मिल सकती है। पर वह एक बार यदि व्यक्ति अनुभवी बन जाता है, काम करके जो है एक अनुभव प्राप्त करता है चीज़ों को रियलिस्टिकली, तो वो धीरे धीरे जो ये सेल्फ डाउट है वो खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होता है। यह नहीं कि आपको कोई बहुत भयंकर स्टेज फियर है, आप लोगों के सामने कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। व्यक्ति अपने भीतर की जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत विश्वासपूर्ण तरीके से लोगों के सामने अभिव्यक्त करने में कुशल होते हैं यदि सूर्य अच्छा है तो। इसके बाद यह एक संतुलित व्यक्तित्व भी प्रदान करता है, बैलेंस्ड सेल्फ आइडेंटिटी, क्योंकि सूर्य हमारा व्यक्तित्व का कारक होता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारी आइडेंटिटी सूर्य के हाथ में भी जाती है। तो यदि राहु इस राशि में होगा जो कि सूर्य की है, तो इसमें अगर सूर्य से सहयोग अच्छा है, चंद्र लग्न के स्वामी शुभ हैं, तो यह राहु यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं, यानी असंतुलन नहीं, बल्कि संतुलन पैदा करता है आपके व्यक्तित्व के भीतर। तो अब संतुलन कहाँ है? बाहर और भीतर, इन दोनों में संतुलन। क्योंकि राहु और सिंह राशि क्या है? बाहरी दुनिया, जो जीवन आप समाज में जी रहे हैं लोगों के इर्द गिर्द, तो जो बाहरी जीवन है, बाहरी सराउंडिंग जिसे कहें, विसिनिटी, वो होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड, और एक होता है इंटरनल। इंटरनल कौन है? आप स्वयं, योर ओन पर्सनालिटी। इन दोनों के भीतर जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, कोऑर्डिनेशन है, वो यहाँ पे बैलेंस्ड लेवल पर दिखाई पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, वो सामाजिक मान्यताएं और दूसरों की कोई भी एक ओपिनियंस हों, उनके द्वारा जो है प्रभावित होता है। तो हमारे ऊपर सोसाइटल ओपिनियंस और वैलिडेशन का इन्फ्लुएंस पड़ता है। परंतु व्यक्ति यदि समझदार और बुद्धिशाली है तो वह आत्म अवलोकन कर अपने स्वयं की
स्थिति और अपने स्वयं के मूल्य को पहचानता है, पहचानने में भी सक्षम होते हैं। यानी पर्सन इज एबल टू सी एंड रिकॉग्नाइज देयर ओन सेल्फ वर्थ थ्रू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पे यदि सूर्य अच्छा होगा तो ये इसमें बैलेंस प्रदान करेगा इन दोनों चीज़ों में, कि आप जो है अपने आप को क्या समझते हैं, आपकी एक मजबूत व्यक्तित्व यहाँ पे क्रिएट होता है, एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट होती है। ये नहीं कि सिर्फ दूसरे लोगों के बहकावे और उनकी ओपिनियंस और वैलिडेशन के द्वारा ही आप अपने आप को चलायमान रखे हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी शुभ स्थिति में दिखाई पड़ती है। दूसरा, यदि योग अच्छे हैं तो ये व्यक्ति के भीतर आकर्षण पैदा करता है, क्योंकि सिंह राशि क्या है, आभा। तो सूर्य क्या होता है, शो, ग्लैमर और ख़ास तौर से अट्रैक्शन। राहु इज़ अट्रैक्शन। तो राहु उसके 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 इन सारे गुणों को बढ़ावा दे देता है। तो यहाँ पे चार्म है, अट्रैक्शन है, करिश्मा है, ये पर्सनालिटी में बढ़ने लगता है। यहाँ पे ये कोई हम ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं सामाजिक मापदंडों के अनुसार बहुत सुंदरता के मापदंडों को पे खरा नहीं उतरते, बट फिर भी उनके भीतर वो आभा होती है, वो चेहरे पर एक रौनक होती है जो अक्सर कम लोगों में देखने मिलती है। तो ये राहु प्रदान करता है अगर अच्छा है तो यहाँ पे जो आकर्षण है वो स्वभाव में और ख़ास तौर से आपकी छवि में प्रदान करेगा। दूसरा, ये व्यक्ति के भीतर अब प्रभुत्वशाली और आधिकारिक मानसिकता प्रदान करेगा, डोमिनेटिंग, असर्टिव एंड कंट्रोलिंग एटीट्यूड। क्योंकि सिंह और सूर्य दोनों ही जो है अहंकार को दिखाते हैं, और अहंकार का ये मतलब नहीं कि आप बहुत घमंडी हैं। अहंकार का अर्थ है ईगो आइडेंटिफिकेशन, आप अपने आप को क्या समझते हैं, और इसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा होगी। परंतु अहंकार का एक साथ में गुण भी आता है, वह यह कि सूर्य जो होता है वो क्या है, वह राजा माना गया है। तो राजा का एक मूल जो स्वरूप है या उसका जो धर्म कहे वो क्या है कि अपने साम्राज्य में लोगों पर शासन करना, ये उसका कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर वो गुण स्वभाव में भी देखने मिलता है कि व्यक्ति थोड़ा प्रभुत्वशाली, लोगों के ऊपर शासन करने वाले और अपने तरीके से चीज़ों को करवाने के लिए लोगों को मजबूर करना, ये यहाँ पे चीज़ दिखाई पड़ती है। ये राहु सूर्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये ज़रूर देखने मिलता है कि आप हो सकता है कि एक सौम्य तरीके से लोगों को जो है क्या कहते हैं कि अपनी तरफ जो है जो आप चाहते हैं वैसा उनको करने के लिए प्रेरित करें, या अगर राहु खराब होगा तो फिर वो जोर ज़बरदस्ती से भी मजबूर करता है, परंतु अभी थोड़ी देर में उसकी चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे डोमिनेटिंग, असर्टिव, कंट्रोलिंग बिहेवियर ये देता है। इसमें अच्छे गुण भी आते हैं कि ये नेतृत्व क्षमता व्यक्ति को अच्छी देता है, एक निर्णायक क्षमता अच्छी देता है। व्यक्ति ये फैसला ले सकते हैं कि जो अच्छे सही फैसले जो कि आगे एक तरीके से जो वह चाहते हैं उसको वह हासिल कर सकें। दूसरा, ये व्यक्ति को काफ़ी हद तक कर्मनिष्ठ बनाता है। यानी सिर्फ यही नहीं कि हमारे भीतर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हमने सोच रखी हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी हैं, पर उनके लिए व्यक्ति काम भी करते हैं और जुझारू होते हैं। यदि सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा है, तो ये व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनाता है, मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है। ये ऐसा व्यक्ति किसी चीज़ से हताश, निराश होकर, घबरा कर पीछे नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा से जूझने वाले, प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव एक स्पिरिट जिसको कहें, वो ये प्रदान करते हैं। और कुछ भी हो, व्यक्ति अपने मन में एक दृढ़ संकल्प और निश्चय ले करके अब जो भी उन्होंने अपने मन में जिस इच्छा के लिए कार्य करने के सोची है, उसके लिए कार्य करने के लिए यह दिन रात व्यक्ति मेहनत भी करने के लिए सामर्थ्य रखता है। तो यह तब होगा जब सूर्य अच्छा है। तो यहाँ पर आप अपने जीवन में महत्वाकांक्षाएं भी हैं और उनके लिए सकारात्मक कर्म भी है, दृढ़ संकल्प के साथ और परिश्रम के साथ। और व्यक्ति किसी भी तरीके के बाधाओं से, संघर्षों से घबराता नहीं है। एक लगातार, जिसे परसिस्टेंट अप्रोच कहते हैं,
वो यहाँ दिखाई पड़ती है कि आप लगातार कर्मनिष्ठ हैं, मेहनती हैं, जूझते हैं, हार नहीं मानते जब तक चीज़ें हासिल ना हो जाएं। ये भी सूर्य का एक बहुत अच्छा लक्षण है, जो कि अगर अच्छा होगा तो राहु अगर इस राशि में तो ये देगा। इसके अलावा व्यक्ति अपने दम पर बनता है। हो सकता है आपने बहुत अच्छे घर परिवार में जन्म लिया हो, परंतु फिर भी यहाँ पर सूर्य की एक नेचुरल ट्रेट होती है, यानी एक उसका स्वाभाविक गुण होता है कि वह किसी से आश्रय मांगता नहीं है या सहारा मांगता नहीं है। वो लोगों को सहारा देने वाला ग्रह है। मैंने कहा ना वो राजा है, तो राजा का अर्थ होता है कि जो लोगों की रक्षा करे, लोगों को जो है एक लोगों को देने वाला, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति है वो। ये नहीं कि लोगों से ले रहा है, वो लोगों से कर वसूलता है, पर किसके लिए? राज्य को चलाने के लिए, अंततः लोगों की ही सेवा करने के लिए। तो यहाँ कंडीशन ये आती है कि व्यक्ति कितना ही अच्छे घर परिवार में क्यों ना जन्म ले, परंतु फिर भी एक अंदर से गुण या एक प्रवृत्ति ऐसी होती कि नहीं, मुझे कुछ अपने दम पे बनना है, मेरी अपनी पहचान होनी चाहिए। मेरा हो सकता है मैं कोई बहुत नामी गिरामी घर परिवार में जन्म भी ले चुका हूँ, पर मुझे अपने दम पे पहचाना जाए। ये जो एक इंटरनल डीप डिज़ायर है, ये पैदा करता है। तो और उसके लिए व्यक्ति काम भी करते हैं। और ये परिस्थिति जो होती है, ये अगर अच्छे योग बनते हैं कुंडली में, तो भौतिक प्रगति और सफलता के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। यानी ये व्यक्ति को सफलता देता है। मटीरियल प्रोग्रेस एंड सक्सेस इन लाइफ कैन बी सीन। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि राहु और सूर्य शत्रु हैं एक दूसरे के, तो कभी कदार ऐसी हालांकि इसके लिए आपको योग देखने होते हैं, परंतु ये परिस्थिति देखी जा सकती है कि आपका जो मान सम्मान है, सामाजिक छवि है, उस पर कभी किसी प्रकार का कोई एलिगेशन या कोई कंट्रोवर्सी या कोई धब्बा थोड़े समय के लिए टेम्परेरीली कोई क्रिएट हो लगे, ये देखने मिल सकता है। इसके लिए योग ज़रूर देखें। और इसमें ये व्यक्ति को थोड़ा हठी भी बनाता है और अपने स्वभाव में अटल बनाता है, फर्म एंड स्टबर्न। पर क्योंकि राहु और सिंह दोनों ही भौतिकता के राशि और ग्रह हैं, इस वजह से अक्सर ये अहंकार को बढ़ावा देते हैं। और अहंकार यहाँ पे अर्थ है कि ईगो आइडेंटिफिकेशन, यानी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद मटीरियल वर्ल्ड विल बी हाई। आप माया से सरोकार ज़्यादा करेंगे, भौतिक जगत से तादात्म्य ज़्यादा होता है, हकीकत से यानी अंतिम चरम सत्यता यानी सच्चिदानंद, आपकी आत्मा का स्वरूप, उससे जो है तादात्म्य यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। भले ही उस व्यक्ति को इन बातों का ज्ञान क्यों ना हो, तब भी वास्तविक रूप से चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी। आप हो सकता है बहुत वेदांत में क्यों ना पारंगत हो जाएं, फिर भी डेस्पाइट नोइंग दीज हायर ट्रूथ्स यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट एंड अप्लाई दीज ट्रूथ्स इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू लिव देम। ये देखने को मिलता है, क्योंकि राहु ये करने नहीं देता, रोकता है उनको। और सिंह राशि और राहु दोनों ही क्या है, भौतिक जगत, मटीरियल वर्ल्ड जो हमने कहा, तो बहुत अच्छी प्रगति, सफलता सब कुछ प्रदान करेगा। आप जो चाहते थे सब प्राप्त करवा सकता है ये, अगर योग अच्छे हैं तो मटीरियल अकम्पलिशमेंट बहुत अच्छे होते हैं, जीवन में प्रगति बहुत अच्छी होती है, सफलताएं मिलती हैं। परंतु जो एक मुख्य उद्देश्य है हर प्राणी का और ख़ास तौर से हर मनुष्य का, वो है आत्म सरोकार, आत्मबोध, वो यहाँ छूट जाता है। अक्सर ये देखने को मिलता है, अगर राहु ताकतवर होगा तो आपकी उतनी ज़्यादा मेंटालिटी स्पिरिचुअल नहीं होगी, खाली मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी ज़्यादा होती है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु अगर हम मुख्य उद्देश्यों की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट हायर थिंग्स और हायर पर्पज़, उसके लिए राहु ऐसी बुद्धि भी नहीं प्रदान करेगा, ऐसी सोच भी नहीं प्रदान करेगा कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें भी। तो ये देखने को थोड़ा मिलता है। ये केतु दे सकता है पर राहु नहीं। अगली बात ये आती है कि इसके अलावा ये एक हर चीज़ में, जीवन में काफ़ी
रीगल टेस्ट हो हर चीज़ में, बहुत ही शाही पसंद, ऊंची पसंद जिसे कहते हैं, तो चाहे कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ों के प्रति भौतिक आकर्षण बढ़ जाता है। और ये नहीं कि व्यक्ति जो है कभी छोटे पे सेटल करना नहीं चाहते, नेवर सेटल फॉर लेस, जो चाहते हैं वही हासिल हो, तो चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, लिविंग स्टाइल हो, घूमना फिरना हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लग्जरीज, वेल्थ, प्लेजर्स किसी भी प्रकार के हो, सब बिल्कुल टॉप क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा जो है एक माइंडसेट क्रिएट करता है, तो उसके लिए काम भी करते हैं, परंतु ये एक मानसिक इच्छाएं, इच्छा या फिर एक तरीके से प्रवृत्तियाँ ये देखने को मिलती हैं इस तरीके के। ये इसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी बात है, परंतु इनके लिए कार्य करना मुख्य बात है। यह नहीं कि आप सिर्फ इनके लिए इच्छाएं तो हैं पर कार्य नहीं, और जैसे तैसे बस हासिल हो जाएं कैसे भी करके, वह गलत चीज़ है। पर ये अगर राहु सही है, सूर्य सही है, तो ये स्थितियाँ कम देखने मिलती हैं कि व्यक्ति इनको मेहनत करके हासिल भी करते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, इसके पास बहुत ही बढ़िया क्षमता होती है कि ये जीवन में बहुत ही ऊंचे दर्जे की सफलता प्रदान करे, ट्रिमेंडस सक्सेस एंड इवन लीजेंडरी स्टेटस, लोग आपको काफ़ी हद तक जाने। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, कम लोगों में देखने को मिलता है, पर राहु के पास पूरी ताकत है। दो उदाहरण जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, श्री अमिताभ बच्चन, उनके में सूर्य राहु जो है वो 7वें भाव में सिंह राशि में है, पर उनके में जैसा मैंने कहा राहु मजबूत है क्योंकि सूर्य जो है अच्छे योग बना देता है। और दूसरा एक और पॉइंट है कि जो है जो ईगो का एस्पेक्ट है कि बहुत ज़्यादा दम्भी हैं, वो उसमें नहीं आता। जैसे अभी तक हमने चर्चा करी, इसमें हमने कहीं पर भी घमंड की बात नहीं करी है, तो घमंड यहाँ पे अगर राहु सूर्य सही हैं तो वो व्यक्ति को घमंडी नहीं बनाते, वो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, पर घमंडी नहीं। इसके अलावा जो बाइडन है, जो अभी नए अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके में भी राहु 10वें भाव में सिंह राशि में है और मेरे ख्याल से मघा नक्षत्र में है। बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। काफ़ी एक व्यक्ति अपने जीवन में सबसे सर्वोच्च पद हासिल करे, वो होता है राहु सिंह में, खासतौर से मघा में सर्वोच्च स्थिति, क्योंकि मघा क्या है, थ्रोन, मघा होता है एक आपकी राजगद्दी, वो है मघा। तो मघा में खास तौर से जो हाईएस्ट स्टेटस होता है वो राहु अगर मघा में है, सिंह में, तो वो दे सकता है। पर जैसा मैंने कहा योग होने चाहिए अन्य, ये नहीं कि सिर्फ राहु मघा में है तो हम बिल्कुल आसमान पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू सी अदर कॉम्बिनेशंस। बट जो बाइडन के केस में भी ये आता है, तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति से ऊपर तो और कोई पदाधिकार है नहीं वहाँ पे, तो वो बन चुके वो। तो ये दो उदाहरण तो जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, दोनों हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, आर्टिस्टिक और इनोवेटिव मेंटेलिटी भी प्रदान करेगा, क्योंकि सिंह राशि इनको कंट्रोल करती है। और सूर्य जो होता है वो पिता का भी कारक है। इस वजह से यदि सूर्य, राहु और नवा भाव अच्छे हैं तो ये पिता जो होंगे जीवन में आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करेंगे। अगर नवा भाव सूर्य और राहु शुभ हैं तो पिता एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करते हैं। व्यक्ति अपने पिता से बहुत कुछ सीखता है जीवन के बारे में, और बहुत चीज़ें जो एक ज्ञान की हम बात करें उनसे प्राप्त होता है अपने पिता से जीवन में। दूसरा यह भी हो सकता है कि आपके पिता भी काफ़ी हद तक जो है प्रसिद्ध हों, अच्छे एक पद या किसी आधिकारिक स्थिति में जो है जीवन में कार्यरत हों, सरकार में हो या कोई प्रबंधन प्रशासन के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, ये इससे देखने मिल सकता है। और दूसरा, व्यक्ति अपने पिता की छवि, सामाजिक छवि, पिता के आपसी जो एक उनका कांटेक्ट और रिसोर्सेज हैं उनके, तो उनसे जो है काफ़ी हद तक लाभ प्राप्त करते हैं। तो बेनिफिट थ्रू फादर्स पब्लिक इमेज, कॉन्टैक्ट्स एंड रिसोर्सेज, इससे देखने मिलता है। इसके अलावा ये सरकार से व्यक्ति को लाभ प्रदान कर सकता है। यदि आप कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं तो ये पैसे का भी लाभ और मान प्रसिद्धि का भी लाभ देखने मिलता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा पांचवां, सिंह राशि और पांचवां भाव पूर्व पुण्य के माने गए, पूर्व जन्म कर्म के माने गए। अगर अच्छे हैं, पांचवां भाव, नवा भाव शुभ हैं और राहु इस राशि में बैठकर मजबूत है, सूर्य से, चंद्र से, लग्न के स्वामी से उसे सहयोग है, तो ये दिखाता है कि पूर्व जन्म शुभ कर्म होंगे, पूर्व पुण्य होगा, जो कि जीवन में कोई ना कोई आपको ऐसी स्किल या नॉलेज, यानी कोई ऐसा ज्ञान जो कि पूर्व जन्म ज्ञान या फिर गुण या फिर कला, कुछ भी जो कि पूर्व जन्म से आपके भीतर ये
प्रदान करे। प्रारब्ध कर्म, यहाँ पर प्रारब्ध भाग्य व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे सफलता प्रदान करने में सक्षम होता है। तो क्यों? क्योंकि पूर्व पुण्य के कारण ये कंडीशन यहाँ पे देखने मिलती है। अगर पांचवें नवे भाव मजबूत हैं, राहु मजबूत है तब। तो ये हमने अच्छे गुणों की अभी तक बात करी। अब दूसरा सब केस, दूसरी सब कैटेगरी की, यदि सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी जो है अच्छी स्थिति में नहीं है और राहु सिंह राशि में है, तो जैसा मैंने कहा राहु के लिए सिंह राशि बड़ी ही संवेदनशील है। अगर सूर्य सहयोग नहीं देगा तो राहु अत्यंत नकारात्मक होगा। और अब यहाँ पे कई सारे भीषण गंभीर नकारात्मक पक्ष सामने देखने को मिल सकते हैं, गुणों में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में। तो यहाँ पे अब उनकी अब चर्चा करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फिर से पुनः आग्रह करता हूँ कि किसी भी निष्कर्ष पर एकदम से मत आइए, पूरी कुंडली का आकलन करें फिर किसी निष्कर्ष पर आएँ। तब तक जितनी भी चीज़ें आज बताई जा रही हैं उनको ज्ञान के स्रोत की तरह लीजिए, उससे और कुछ नहीं। तो यदि ये सूर्य चंद्र लगने के स्वामी कमजोर हैं, पीड़ित हैं, राहु को कोई सहयोग नहीं है, राहु भी नकारात्मक योग कुंडली में बनाता है, तो अब यह व्यक्ति के भीतर काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक गुण भरता है और जीवन में अत्यंत समस्याएं पैदा करने में सक्षम होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ देखने को मिल सकती है वो ये अत्यधिक घमंड, दंभ, जिसको कहते हैं ईगोमेनिया। व्यक्ति घमंड में पागल हुआ जा रहा है, अपने आप को भगवान समझते हैं, क्योंकि गॉड कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, वो देखने को मिल रहा है। और ये झूठा अहंकार भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ किया होता है तो उनको घमंड करते तो समझ में भी आता है। राहु यहाँ पर फॉल्स ईगो भी क्रिएट करता है। आपने किया कुछ नहीं है पर फिर भी पता नहीं किस बात का गुरूर और गुमान लेकर टहल रहे हैं, ये समझ नहीं आता। तो ये राहु दे सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा एरोगेंस एंड ईगोमेनिया। दूसरा सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, या तो श्रेष्ठ भावना दे रहा है या हीन भावना दे रहा है, दोनों ही दे सकता है। अगर सूर्य कमजोर हो जाएगा तो यहाँ पर ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दे सकता है, और यदि सूर्य ताकतवर है परंतु नकारात्मक योग बना रहा है तो ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देगा। आप अपने आप को खुदा और दूसरों को न जाने कुछ भी नहीं समझेंगे, या फिर अपने आप को ही कुछ भी नहीं समझेंगे कि अगर सूर्य कमजोर हो गया तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना या श्रेष्ठ भावना, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अत्यधिक आत्मविश्वास है, या बिल्कुल ही आत्मविश्वास नहीं है। तो या तो शून्य आत्मविश्वास है, कोई बिल्कुल लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कुछ अपने भीतर विश्वास नाम की चीज़ महसूस ही नहीं करते हैं, या फिर इतना अत्यधिक आत्मविश्वास है कि आप एक तरीके से वास्तविकता से दूर हुए जा रहे हैं। तो ये भी देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन प्लेसमेंट ऑफ सन। इसके अलावा व्यक्ति के भीतर बहुत ही तीव्र उत्कंठा होती है दूसरों की सामाजिक, यानी दूसरों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने की, प्रमाण हासिल करने की। डेस्परेट नीड टू सीक वैलिडेशन ऑफ अदर्स। अपनी कोई सोच नहीं होगी। जैसा मैंने कहा था बैलेंस सेल्फ आइडेंटिटी देता है अगर राहु मजबूत होगा तो, पर अगर नकारात्मक है तो कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं देगा। नो सेल्फ आइडेंटिटी एंड ओनली, क्योंकि राहु और सिंह क्या है? आउटर वर्ल्ड ऑफ परसोना। परसोना यानी वो मुखौटा जो आप समाज के लिए पहन के अपने चेहरा घूमते हैं, आपकी हकीकत नहीं, आपकी असलियत नहीं, वो है। तो यहाँ पे जो परसोना है उसको ही व्यक्ति हकीकत मान लेता है। परसोना इज नेवर रियल। अगर आप, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बट कंडीशन ये आती है कि परसोना जो होता है वो वह दिखावटी चेहरा होता है, मुखौटा होता है जो हम समाज के सामने ओढ़ कर रखते हैं, पहन कर रखते हैं। हकीकत जो है, हम हकीकत में कैसे हैं वो हमारे जीवन के करीबी लोग जानते हैं, जो हमें पर्सनली हमको जानते हैं, वो हमारी हकीकत को जानेंगे। पर समाज के सामने मैं कैसा हूँ या किस तरीके के बनने का मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ, वो परसोना में काउंट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई सेल्फ आइडेंटिटी है ही नहीं, इस वजह से आप परसोना को ही अपनी हकीकत, अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी मान सकते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है। इस केस में ये होता है कि आप अब जैसा लोग दूसरे कहेंगे उनकी ओपिनियंस और वैलिडेशन के द्वारा इतना ज़्यादा जो है चलते हैं कि आपकी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी शून्य हो जाती है। तो यहाँ दूसरों के सामाजिक जो मान्यताएं हैं या आपका प्रमाणीकरण है वो इतना बढ़ जाता है कि अब आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। एक्सेसिव कन्फ्यूजन, और खुद को नहीं मालूम कि हम कौन हैं वाकई में। जैसा लोग कहते हैं हम वही मान लेते हैं। कोई कहता है कि आप ऐसा दिखते हैं, आप जो है बड़े मेहनती हैं तो आपको लगेगा नहीं मेहनती हैं। कोई कहेगा नहीं आप बड़े ढीले हैं तो आपको लगेगा नहीं ढीले हैं। तो आप खुद को कुछ पता ही नहीं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज जीरो। आर नॉट एबल टू सी एंड जज दैट व्हाट यू रियली आर। सेल्फ वर्थ हम दूसरों की नज़रों से देखते हैं, अपनी नज़रों से देखने का कोई प्रयास व्यक्ति का नहीं होता। तो यू लिव ओनली इन योर परसोना। और अब क्या होगा? शो ऑफ बढ़ जाएगा।
क्योंकि अब हम जैसा लोग कहते हैं वैसा हम अपने आप को अगर समझ रहे हैं, दूसरों के नज़रों से अपने आप को देखने की कोशिश हो रही है, अपनी नज़रों से नहीं, तो यहाँ पर अब व्यक्ति वही बनने का प्रयास करता है जैसा लोग अब चाहेंगे, क्योंकि यहाँ शो ऑफ बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाना, अब दिखावा करना, आसानी से मास ट्रेंड को फॉलो करना, एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड हो जाना, सेल्फ ऑब्सेशन बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, स्वार्थपरता बहुत बढ़ती है। बिना वजह हर चीज़ के बारे में जो है एक होता है ना कि आप बिना वजह ही कंप्लेंट करते हैं, अननेसेसरी मोर्निंग एंड ग्रोनिंग। जीवन में कोई संकट नहीं है, जीवन में कोई परेशानियां नहीं है, जीवन में कोई समस्याएं नहीं हैं, किसी भी तरीके के दिक्कतों से जूझ नहीं रहे हैं, बट फिर भी कंप्लेंट्स हैं, फिर भी जो है शिकायतें हैं कि नहीं हमारे साथ तो ये समस्या है, वो समस्या है। ओनली कंप्लेंट्स एंड एक्सक्यूजेज, ये नकारात्मक पक्ष है। इसके अलावा गोल्ड डिगिंग मेंटेलिटी, आपके लिए सिर्फ व्यक्ति नहीं मैटर करता, व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये और राहु क्या है, अपना फायदा, स्वार्थपरता। तो स्वार्थपरता बढ़ जाएगी कि अगर कोई संबंध है, रिलेशनशिप है किसी भी तरीके का, कितना भी करीबी, माँ बाप हो, भाई बहन हो, मित्र हो, या कोई प्रेम संबंध हो, शादी ब्याह हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का सामाजिक संबंध हो, उसमें व्यक्ति अपना फ़ायदा सोचेगा। मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरी सेल्फ इमेज इनसे कैसी बन रही है। कि जैसे कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने सपने बच्चों के द्वारा जीने की कोशिश करते हैं, तो अब ये नहीं सोच रहे हैं कि जो है बच्चे की क्या सामर्थ्य है, नहीं, जो हम चाह रहे हैं वो पूरा करो। यू आर ट्राइंग टू मेक your public image through other people, not by your own self। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि ये एक उदाहरण है, पर ये हर तरीके से देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु अपने फायदे के बारे में सोचेगा। राहु भावनात्मक रूप से संबंध में कैसे प्रेम को जो है बरकरार रखा जाए, उसमें कैसे वो वार्मथ हो, कैसे वो एक कंपैशन हो, एम्पैथी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, उसके प्रति सजगता राहु प्रदान नहीं करता। तो यहाँ कंडीशन आती है कि गोल्ड डिगिंग मेंटालिटी भी हो सकती है कि मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। और गोल्ड डिगिंग मेंटालिटी का ही मतलब नहीं कि सिर्फ रुपया पैसे के पीछे पागल है, वो तो हो ही सकता है कि भाई लग्जरीज, वेल्थ, प्लेजर्स, बहुत अमीर हैं तो उनसे, जैसे शादी ब्याह में, तो यू आर नॉट सीकिंग अबाउट मेंटल इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, देखने में कैसे हैं, करियर वगैरह बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत कोई बड़े ख़ानदान से हैं, बहुत नामवर हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही हैं और ये अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है। परंतु जो मुख्य चीज़ें वो पीछे रह जाती हैं। तो इस चक्कर में ये होता है कि व्यक्ति सिर्फ, क्योंकि यहाँ क्या था, अगर आप अपने पर्सोना में ही जी रहे हो और आपकी अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, तो आप दूसरों की भी आइडेंटिटी को कभी पहचान नहीं पाएंगे। व्यक्ति जब खुद को ही नहीं पहचान सकता तो दूसरों को क्या पहचानेगा। तो आप दूसरों का ही पर्सोना भी देखते हैं। यू लिव इन योर ओन पर्सोना एंड यू सीक अदर पीपल्स पर्सोना ओनली। यू नेवर ट्राई टू सी दैट व्हाट दे रियली आर। वो किस तरीके के हकीकत में इस तरीके की जानने की चेष्टा नहीं होती। ये राहु प्रदान करता है, ये नकारात्मक पक्ष है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा किसी भी तरीके से एक बस अटेंशन मिले, लोग हम पर ध्यान दें, केंद्रित करें अपना ध्यान। जो लोग चीप पब्लिसिटी करते हैं, बिना वजह ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि बस सारा ध्यान उन पर लोगों को चला जाए, वो ये दे सकता है राहु यहाँ पर। क्योंकि आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इतना ज़्यादा जो है ड्रिवन है कि यू नीड सम काइंड ऑफ अटेंशन फ्रॉम पीपल एनी हाउ, बस जैसे तैसे मिल जाए, मिलनी चाहिए। तो ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अपनी झूठी शान या अपनी झूठी छवि समाज में बरकरार रखने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। डेस्परेटली ट्राई टू मेंटेन देयर फेक इमेज इन सोसाइटी। अब वो कैसे भी हो सकता है, पैसे को लेकर के, कि मान लीजिए आप दिखावा करते हैं कि आपके पास आप बहुत बहुत अमीर हैं, पर हकीकत कुछ और है, तो ऐसे हो सकता है। या आप दिखावा करते हैं कि स्वाभाविक बिहेवियर वाइज कोई व्यक्ति बड़ा ही क्रोधी है, पर दिखावा करेगा कि नहीं, मुझसे ज़्यादा तो शांत स्वभाव का कोई है ही नहीं। कोई व्यक्ति बहुत ही दम्भी है, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी है, पर दिखावा करेगा अपनी झूठी मिथ्यावादी विनम्रता का, कि फेक ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, कि अरे हमसे ज़्यादा तो विनम्र कोई है ही नहीं। तो ये बिहेवियर वाइज भी देखने को मिल सकता है दिखावा किसी भी चीज़ का।
दूसरों के साथ एक कंपटीशन, यू आर नॉट एबल टू सी योर ओन सेल्फ वर्थ, रादर यू आर ट्राइंग टू जस्ट कम टू टॉप अमंग द अदर पीपल इन सोसाइटी। बस यही करने की कोशिश हो रही है। प्रोफेशन में भी देखने को मिल सकता है। तो किसी भी तरीके से मनी वाइज हो, बिहेवियर वाइज हो, प्रोफेशन वाइज हो, ये जो झूठी सामाजिक छवि है उसको बनाने का जो प्रयास है वो किसी भी तरीके से देखने को मिल सकता है। और दूसरा, एक्सट्रीम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। जैसा मैंने कहा, ईगो क्या है? ईगो है हर वह चीज़ जो हम अपने आप को समझते हैं, मैं कौन हूँ। अगर राहु कमजोर होगा और नकारात्मक है तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो कौन है। तो अब राहु क्या है? मिथ्या का ग्रह है। राहु दिखाता है आपका जो भौतिक जगत है वो। राहु माना गया ग्रह छल का, छलावे का, इल्यूजन, डिल्यूजन, ये राहु है, माया। तो यहाँ पर क्योंकि अब तो पता नहीं कि हमारा हकीकत अस्तित्व कौन है, असली अस्तित्व क्या होता है वो मालूम नहीं है। तो अब जिस तरीके का समाज चल रहा है उसी से व्यक्ति सरोकार करता है, उसी से तादात्म्य करता है और उसी से झूठे जो आपने अपने ऊपर थोप लिए हैं क्या कहते हैं धारणाएं, मान्यताएं, वो आपकी पहचान बन जाती हैं। तो फॉल्स ईगो आइडेंटिफिकेशन बढ़ जाता है और ये अक्सर हर मनुष्य में होता है, पर इस केस में ये काफ़ी नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे हर व्यक्ति जो है अपने आप को फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में, हर व्यक्ति ट्रैप्ड है। ये नहीं कि सिर्फ इस राशि वाले, हर व्यक्ति ट्रैप्ड है। कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप अपने आप को आपका नाम क्या है, आप किसी घर परिवार के हैं, कोई देश के हैं वासी हैं तो आपका नेम, फैमिली, नेशनैलिटी, रिलीजन, कल्चर, बैकग्राउंड, आपका करियर, एजुकेशन, ये सब आपकी पहचान बनाते हैं और ये हर व्यक्ति के साथ है। परंतु इस केस में क्या है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन और बढ़ जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे खुद की पहचान ना होने की बजाय आप दूसरों से पहचान बोरो करने लगते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट है तो उसने बड़ी मेहनत करके जो है साइंटिस्ट बना, वैज्ञानिक बना, तो वो अपने आप को कहेगा, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा करके बोलेगा कि मैंने जो है पीएचडी की और मैं एक वैज्ञानिक हूँ। तो ये उसकी पहचान है, परंतु ये पहचान खुद की मेहनत से अर्जित की गई है। अब एक होता है पहचान वो जो हम दूसरों के से बोरो करते हैं, हाँ, उसको लेते हैं। वो क्या है, मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, मेरे भाई बहुत बड़े आदमी हैं, मैं इस घर परिवार का हूँ। तो ये जो मेंटालिटी है कि मेरा बाप कौन है, ये वाला जो एटीट्यूड है ये देता है। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान अब खुद की मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ से अपने आप को बड़ा बनाए, मेहनत करके ऊपर जाए, वो ये राहु ना दे करके क्षुद्र मानसिकता प्रदान करेगा, जहाँ पर आप अपनी साथ के लोगों के ही, जो आपके घर परिवार के या अन्य लोगों से अपना तादाद में स्थापित कर अपना ईगो डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, मेरे इनसे जान पहचान है, उनसे जान पहचान है, भले वो आपको जानते भी ना हो। परंतु ये जो चीज़ है, एक्सट्रीम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन टू फील पावरफुल एंड वर्दीनेस थ्रू अदर पीपल, ये राहु यहाँ देता है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जो देखने को मिलता है लोगों के दरमियान। तो ये अन्य राशियों में भी राहु दे सकता है पर इस राशि में ये बहुत ज़्यादा संभव है। इसके अलावा मिस डायरेक्शन बहुत पैदा करता है, यानी भ्रम, विभ्रम बहुत पैदा करेगा, दिशा भ्रमण पैदा करता है। किसमें? आपके करियर को लेकर के और आपकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के। तो अगर राहु अच्छा है तो ये नहीं होगा। यानी व्यक्ति, अगर राहु अच्छा है तो व्यक्ति को ही पहले से ही पता होता है कि उसको क्या करना है और उसके लिए वह कार्य करते हैं। परंतु यदि राहु कमज़ोर है या चंद्रमा अच्छे नहीं है तो यहाँ पे अब मिस डायरेक्शन क्रिएट होता है, पता नहीं होता क्या करें, और जो चाहत होती है वो दूसरों की देखा देखी में होती है। जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे लोग जो है सिविल सर्विसेज वगैरह की पेपर की तैयारी करते हैं, अपने गुणों को ना पहचान करके वो कई लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं कि उससे मिलने वाला जो रुतबा है, उससे मिलने वाले जो पावर है, उससे मिलने वाली जो प्रसिद्धि है, उससे मिलने वाली जो सत्ता, पद और अधिकार और प्रभुत्व है, मान सम्मान है, लोगों की नज़रों में एक बहुत बड़ा जो यश प्राप्त होता है, वो उससे प्रभावित होकर, द्रवित होकर उसके लिए तैयारी करना, ये क्या है? ये मिस डायरेक्शन है। आप अपनी गुणों को, अपनी गुणवत्ता को पहचाने, आप उसके लायक हैं या आपकी गुण किसी और जगह लाई करते हैं। तो ये जानना कि व्हाट आर योर ओन स्किल एंड टैलेंट्स, यू हैव टू एनालाइज दैट फर्स्ट। आप किस में ज़्यादा माहिर हैं, आपके लिए अच्छा क्या है, उसको पहचानिए। ये नहीं कि पूरी दुनिया भेड़ चाल में चलती चली जा रही है कहीं तो हम भी वहीं लग लिए हैं।
भले ही हमारे अंदर उसको कर पाने का सामर्थ्य हो या ना हो, पर हम लग लिए हैं। क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाली जो एक बहुत एक जो रेपुटेशन है और उससे जुड़े हुए जितने भी फल हैं, जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनसे प्रभावित होकर जा रहे हैं। ये नहीं कि हमारा एक्चुअल एम क्या है, आई एम नॉट एबल टू सी दैट। तो मिस डायरेक्शन इन करियर एंड एम्स ड्यू टू अट्रैक्शन फॉर द एंड रिजल्ट एंड अदर पीपल सक्सेस। किसी और ने सफलता, जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं, उनको पता नहीं होता है, ऐसे कई एक हमने देखे अपने क्लाइंट्स, तो क्या करना चाहते हैं मालूम नहीं, पर ऐसे हमारे जानकारी में है, उन्होंने ये बिजनेस किया तो वो सफल हो गए। उन्होंने तो कोई कपड़ा बेच के सफल हो गया, तो कोई फूड सेक्टर रेस्टोरेंट चला के सफल हो गया। अरे तो आप कोई ज़रूरी आप भी सफल हो जाएंगे? अपनी गुणवत्ता को पहचाने, क्षमताएं कहाँ हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत अच्छा व्यापारी हो, पर कोई ज़रूरी है कि आप भी बहुत अच्छे व्यापारी हो। तो दूसरा व्यक्ति कामयाब हो गया तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, यह भी दिखाई पड़ता है कि चलिए वो काम करके वो उनको बहुत पैसा मिल गया तो चलो हम भी लग लेते हैं। ये जो चीज़ है ये भी यहाँ राहु देता है, मिस डायरेक्शन इन करियर एंड एम्स। तो ये कंडीशन शुभ नहीं है, इसके लिए कुंडली ज़रूर देखें फिर से, आपके को पुनः आग्रह है। इसके अलावा ये कंट्रोल फ्रीक्नेस बढ़ाता है, डोमिनेटिंग पोसेसिव एटीट्यूड बढ़ाता है, चाटुकारिता बढ़ाता है, लालच बढ़ाता है, और इनिशियल सक्सेस तो देता है, यानी शुरुआत में जो है सफलता जीवन में प्राप्त होती है, इच्छाएं पूर्ति होती हैं, परंतु अंत में धीरे धीरे जैसे जैसे एक बात इसमें तय है, अहंकार टूटना तय होता है। ये निश्चित बात है कि कुछ भी हो, अगर राहु कमजोर है और सिंह में है और सूर्य अच्छा नहीं है या अन्य योग शुभ नहीं, तो ये बात निश्चित है कि आपका अहंकार टूटेगा अवश्य, ये गारंटी होती है, जीते जी टूटेगा ही टूटेगा। तो ईगो शैटरिंग इज फिक्स्ड एंड इनएविटेबल, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इससे यह पता चलता है कि शुरुआत में भले ही आप प्रगति के पथ पर चल दिए हों, परंतु अगर नकारात्मक व्यवहार से ग्रसित व्यक्ति हैं और नकारात्मक गुण और व्यक्तित्व लेकर जीने वाले व्यक्ति हैं, तो ये समझ जाइए कि एक दिन सारा चीज़ों का जो भी आपने हासिल की है वो जाना तय है। तो शुरुआत में प्रगति भले ही हो, पर अंततः आकस्मिक पतन दिखाई पड़ता है पूर्ण आयु के लिए, हमेशा के लिए। सडन परमानेंट डाउनफॉल विद लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, क्योंकि सूर्य और सिंह दोनों आपके मान सम्मान और सामाजिक छवि के भी कारक होते हैं। ये बात निश्चित होती है, इसको कोई नहीं टाल सकता। अगर राहु नकारात्मक, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने क्या कहा, राहु और सूर्य नकारात्मक होते हैं, सॉरी शत्रु होते हैं एक दूसरे के। तो राहु कुछ भी करके, अगर सूर्य अच्छा नहीं है और राहु नकारात्मक व्यवहार दे रहा है, तो ये बात तय है कि राहु नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए बात यह है कि अगर ये नकारात्मक पक्ष स्वभाव में बढ़ता नजर आ रहा है तो पहले इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, अन्यथा ये चीज़ तो फिक्स्ड होती है कि आएगी ही आएगी। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बनाता है, बहुत ज़्यादा असुरक्षित स्वभाव, किसकी चीज़ को लेकर के, अपनी छवि को लेकर के। वेरी इनसिक्योर अबाउट द पब्लिक इमेज, हाउ पीपल परसीव मी, मुझे लोग क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अंदर जो है असुरक्षा का भाव दिखाई पड़ता है। और आत्म प्रवंचना और आत्म अस्वीकृति में जीने की आदत, हाई सेल्फ डिसेप्शन एंड सेल्फ डिनायल। फिर इसके अलावा किसी प्रकार का प्रतिशोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या और सत्ता लोलुप व्यवहार, दो मुहापन दिखाई पड़ता है स्वभाव में, ये राहु दे सकते हैं। अहंकार के साथ साथ आने वाला क्रोध भी ये देता है, क्रोधी मानसिकता। क्योंकि जैसे इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे करियर को लेकर के अगर ये योग बना रहा है तो आपकी अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से, गवर्नमेंट में काम करते हैं तो सरकार से, इन सब से आपको परेशानियां होंगी, उनसे आपकी बनेगी नहीं। आप आसानी से, बहुत ही फ्रेजाइल ईगो देता है व्यक्ति, बहुत ही हर चीज़ अपनी ईगो पे ले लेगा, बहुत ही आसानी से हर्ट हो जाते हैं, ईजिली ऑफेंडेड, और ब्लाइंडली मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड देता है, सत्ता के प्रति माया के प्रति अंधापन। और अगर कोई पद सत्ताधिकार दे रहा है तो उसका गलत दुरुपयोग दिखाता है, अब्यूज ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखने को मिलती हैं अगर राहु खराब है। इसके अलावा संबंधों को जो है व्यक्ति के जीवन में खराब करता है, चाहे वो पिता से हो, गुरुओं से और शिक्षकों से हैं, आपके बच्चों से हैं, या कोई प्रेम संबंध है, या फिर आपका वैवाहिक जीवन है। किसी भी तरीके के संबंध जो जीवन के हैं उनमें खराबी, कोई परेशानियां, उनसे जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा, और उसमें सबसे बड़ा रीज़न व्यक्ति खुद होता है, क्योंकि राहु अगर नकारात्मक पक्ष लेके आ रहा है तो आपके भीतर स्वार्थ को इतना बढ़ाएगा कि
आप सिर्फ यह चाहेंगे कि लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं ये आपके लिए जरूरी है, पर आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं ये आपकी इसकी परवाह नहीं होती। व्यक्ति को अपनी नैतिक मौलिक जिम्मेदारियां पूरी करने में भी उसको बहुत लगता है कि मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं। ये ईगो का सबसे बड़ा फ्लॉ है कि अगर मान लीजिए बच्चे आपके हैं, तो बच्चों को पालना आपका कर्तव्य है, आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि हाई एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अदर पीपल टूवर्ड्स यू, बट व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स फ्रॉम यू, यू डू नॉट केयर अबाउट दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत तवज्जो रखें, क्योंकि आपके जितने अगर संबंध आपके खराब होते नजर आ रहे हैं, समझ जाइए यू आर द रीजन। अदर पीपल कैन बी द रीजन, हो सकता है दूसरे लोग भी जिम्मेदार हों, पर इसमें पूर्णतया आप क्लीन हैं, नीट हैं ऐसा नहीं होगा। अगर संबंधों में परेशानियां महसूस कर रहे हैं इस कंडीशन की वजह से, तो जरूर देखें, अपने आप को सुधारने का प्रयास जरूरी होगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, वैल्यू पहचाने लोगों की और अन्य चीज़ों की भी अपने जीवन में, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सेल्फ ऑब्सेशन में ही जीता रहेगा तो उसको कभी भी जो है अपने अपने इर्द गिर्द जो जीवन चल रहा है उसमें उसके प्रति कभी ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि राहु 24 घंटे क्या, राहु इज ऑब्सेशन और सिंह राशि इज योर इंडिविजुअल ईगो। तो यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी कि आप अगर 24 घंटे में जितने समय आप जागते हैं 90% टाइम आप अपने बारे में ही सोचेंगे और बाकी जो आपके इर्द गिर्द जो जीवन चल रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। तो यहां पर यू आर अनएबल टू सी एंड ऑब्जर्व द सराउंडिंग अराउंड यू एंड द वैल्यू ऑफ द थिंग्स और द पीपल इन योर लाइफ। इसको थोड़ा गौर फरमाने की जरूरत होती है इस केस में। इसके अलावा सिंह राशि जो होती है 5वें भाव की मूल राशि है, तो अगर 5वां भाव खराब हो या 9वां भाव कमजोर हो जाए, बृहस्पति बुध अच्छे ना हो, तो ये शिक्षा में कोई बाधाएं या कमियां या शिक्षा में कोई मन ना लगना दिखा सकता है, या अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना दिखा सकता है। किसी भी तरीके की कुसंगति या खराब आदतें उनके द्वारा आ जाना, चाहे वो कोई लतें हों, किसी भी प्रकार की लतें हैं, नशे की हों या फिर गैम्बलिंग है, जुए वगैरह की, क्योंकि सिंह राशि इसी की होती है, इससे देखी जा सकती हैं। और पिता के स्वास्थ्य को ये नुकसान पहुंचा सकता है या उनसे संबंध खराब कर सकता है, या फिर पिता जो है, पिता की मृत्यु हो गई हो जल्दी ही आयु में, या पिता जो है जीवित रहते हुए भी आप उनके साथ कभी समय ना बिता पाए हों, ये भी देखने मिल सकता है। सरकार से समस्याएं या किसी प्रकार के जो है वो कहते हैं पनिशमेंट्स देखने मिल सकती हैं। इसके अलावा पूर्व पुण्य की अभी तक हमने बात करी थी पहले। अगर पूर्व पुण्य है तो पूर्व पाप भी आ सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म कर्म में शुभ और अशुभ दोनों कर्म आ सकते हैं, पाप कर्म भी और पुण्य कर्म भी। तो अगर 5वां 9वां भाव अशुभ है, राहु खराब है, सूर्य अच्छे योग नहीं बना रहा, तो ये अब पूर्व जन्म पाप कर्म लेके आएगा, पुण्य कर्म नहीं, और उसके परिणाम व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं। तो ये हमने जो है अभी तक राहु की चर्चा करी, दोनों पहलुओं की बात कर ली। अब केतु पे बात करते हैं कि यदि केतु राहु से ज्यादा ताकतवर होगा तब क्या परिणाम होंगे। और इसमें पहली सब कैटेगरी, पहला सब केस कि यदि शनि चंद्र लग्न के स्वामी मजबूत हैं तो अब केतु अच्छे परिणाम देगा, और किस तरीके के अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो पहला यहाँ पे जो देखने मिलता है वो यह कि व्यक्ति को ये अंतर्मुखी स्वभाव देता है। अब यहाँ पर जितने भी परिणामों की बात करेंगे इसमें देखिएगा कितना ज़्यादा जो है परिवर्तन है राहु के परिणामों के तुलना में। तो यदि केतु ताकतवर है राहु से तो बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन जो है नजर आता है परिणामों में, और उसी की अब चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अंतर्मुखी स्वभाव देता है, क्योंकि केतु और शनि क्या है, कुंभ राशि क्या है, इंट्रोवर्जन, आइसोलेशन, रिजर्व्ड एटीट्यूड प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे एक अंतर्मुखी स्वभाव है, एक एकांत प्रिय बनाता है व्यक्ति को। आपको आइसोलेशन पसंद है, जिज्ञासु मानसिकता प्रदान करता है, थोड़ा सा विचित्र स्वभाव देगा, थोड़ा एक्सेंट्रिसिटी देता है, बट रिजर्व्ड और काम एटीट्यूड होगा। दूसरा, व्यक्ति जो है गंभीर, वयस्क और गहरी सोच का व्यक्तित्व रखते हैं, यानी आपके भीतर डीप थिंकिंग एटीट्यूड ये क्रिएट करेगा। तो ये देखिए जस्ट अपोजिट है, क्योंकि राहु क्या था, सिर्फ माया में घुसड़ते चले जाओ, पर केतु क्या है, मोटिवेट करता है कि उसके बाहर भी कुछ है, उसको पहचानने की कोशिश करें। तो वो जो डीप थिंकिंग स्किल है वो केतु प्रदान करता है। ये अंतर प्रज्ञावान बनाता है, इंट्यूटिव स्किल प्रदान करता है व्यक्ति के भीतर, नवीनतम सोच और खुली मानसिकता प्रदान करेगा, इनोवेटिव एंड मॉडर्न थिंकिंग
दूसरा, जहाँ पर व्यक्ति अपने भीतर यही नहीं कि लोगों के या समाज के जो हमने मान्यताएं थीं या उनकी ओपिनियंस थी उन्हीं के द्वारा चल रहा है, बल्कि व्यक्ति अपनी बुद्धि, तर्क, वास्तविकता और विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रयोग कर अपने नतीजे पर आने का प्रयास करेंगे। तो लॉजिकल, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल एटीट्यूड देता है, जिसके द्वारा आपकी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को ये साइंटिफिक जो है एक थिंकिंग पैटर्न जिसको कहें वो देता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये प्रदान करेगा और सृजनात्मक भी बनाता है, परंतु एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए सृजन की क्षमता यहाँ दिखाई पड़ती है। बहुत ज़्यादा गहन आकर्षण दिखाई पड़ता है छुपी हुई रहस्यात्मक चीज़ों और विषयों और वस्तुओं के पीछे। मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स एंड थिंग्स अट्रैक्ट द पर्सन। इसके अलावा यदि बुध बृहस्पति अच्छे हैं, शनि मजबूत हैं, तो ये व्यक्ति के भीतर जो है एक कॉन्सेप्चुअल डीप इंसाइटफुल थिंकिंग क्रिएट करता है। कॉन्सेप्चुअल डीप इंसाइटफुल थिंकिंग का अर्थ ये है कि व्यक्ति फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के पीछे जाता है कि मूलभूत अवधारणा किसी भी विषय की क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और एक जो बिग पिक्चर पैटर्न सीकिंग एबिलिटी है वो यहाँ पर व्यक्ति को ये प्रदान करेगा इंट्यूशन, इमेजिनेशन के कारण। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है जो केतु दे सकता है इस केस में। दूसरा, अगर केतु ताकतवर है और कोई अच्छे अन्य आध्यात्मिक योग भी बनते हैं तो ये व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक अधूरापन प्रदान करता है, इनर एम्प्टीनेस, सेंस ऑफ इनर एम्प्टीनेस, जो कि आगे यदि केतु को सहयोग है शनि चंद्र से, तो ये व्यक्ति को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म अवलोकन कर जीवन में अपने स्वयं के असली अस्तित्व को जानने के पीछे सजगता या तीव्र इच्छा प्रदान करने में सक्षम होता है। तो फिलॉसफिकल स्पिरिचुअल इंटरेस्ट देखने मिलता है, और यानी दार्शनिक आध्यात्मिक स्वभाव ये दे सकता है। हो सकता है समय के साथ धीरे धीरे बने, पर ये आ सकता है। राहु होगा तो ये नहीं देखने मिलेगा अगर राहु ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि राहु माया का ग्रह है, केतु नहीं है। तो अगर केतु ज़्यादा ताकतवर होगा तो हमने जैसी बात करी थी कि राहु अगर ताकतवर है तो वो मटीरियल इंक्लिनेशन देता है, आपको मटीरियल प्रोग्रेस देगा और आप उसी के लिए काम करेंगे। पर यहाँ पर राहु अगर कमज़ोर है, यानी केतु अगर ताकतवर है और राहु उसके अधीन रह के परिणाम दे रहा है, तो और अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हैं तो ये व्यक्ति के भीतर वो अधूरेपन को देता है। और एक और ख़ास बात की अस्तित्व दुश्चिंता, एग्जिस्टेंशियल आंगस्ट जिसे कहते हैं, उसको क्रिएट करता है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी क्रिएट करता है, जो कि मजबूर करती है अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए और टू सीक द ट्रू रियलिटी, उसके लिए ये मदद करती है। इस वजह से दर्शन शास्त्र है, धर्म है, अध्यात्म है और कोई भी गुप्त विज्ञान और कलाएं हैं, ऑकल्ट साइंसेस जिसको हम कहते हैं, उनके प्रति व्यक्ति का आकर्षण बढ़ा देता है ये। इसके अलावा यहाँ पर यह बहुत ही सूक्ष्म गहरी सोच और निरीक्षण क्षमता प्रदान करेगा, कीन ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च कैपेबिलिटी। इंट्यूशन बढ़ाता है, खासतौर से अगर तीसरे, 8वें, 9वें और 12वें भाव में यदि बैठा है केतु और ऐसे योग अच्छे हैं, चंद्र वगैरह की पोजीशन जरूर देखें, तो ये इंट्यूटिव एबिलिटी यानी सपनों के द्वारा कोई एक होता है ना व्यक्ति जो है सिक्स्थ सेंस जिसको कहें, इंट्यूशन, उसको बढ़ाता है। तो चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू हो, स्पिरिट्स का कनेक्शन हो, साइकिक एक्सपीरियंसेस हो, ये सब चीज़ें बढ़ने लगती हैं। एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसको हम कहते हैं, इंट्यूटिव एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वो यहाँ केतु इंक्रीज करता है। हालांकि इसके लिए योग देखने में हर केस में नहीं होगा ये, पर इसकी संभावना यहाँ पे प्रबल होती है। इसके अलावा ये अगर योग अच्छे हैं, बृहस्पति बुध अच्छे हैं, शनि मजबूत है, तो ये व्यक्ति के भीतर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करेगा, एक्सेसिवली हाई इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, एंड ऐसा मनोवृत्ति या ज्ञान या बुद्धि या सोच जो कि अपने समय से काफ़ी आगे है। क्योंकि कुंभ, शनि और केतु ये होते हैं, और कुंभ का स्वामी राहु भी होता है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये दिखाते हैं अनयूजुअल अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स, जो कि हो सकता है नॉर्मल आदमी के सिर के परे हो। तो अगर ऐसे योग हैं, ये हर केस में नहीं होगा, ये बहुत ही कम केसेस में, रेयर केसेस में देखने को मिलता है, परंतु इसकी संभावना पूर्ण रूप से केतु पास होती है अगर ऐसे योग बनते हैं। तो यहाँ कंडीशन ये आती है कि इट कैन गिव हाई इंटेलिजेंस एंड नॉलेज टू अ पर्सन वे अहेड ऑफ वंस टाइम, जो हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी खुली मानसिकता, विचारधारा, सोच, प्रबल बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, जो अल्ट्रा मॉडर्न थिंकिंग जो हो सकता है, और ऐसे आइडियाज़ जो
समाज को कई बार चकित कर दें, समाज को लगे कि नहीं कुछ तो एक टैबू टाइप की फीलिंग आ जाना, अजीब सा उनको महसूस होना, ये चीज़ देखने मिल सकती है। वेयर सोसाइटी इज इट बिकम्स अनईजी फॉर सोसाइटी टू एक्सेप्ट समटाइम्स, बट इट गिव्स गुड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसके लिए योग जरूर देखिए। इसके अलावा यदि अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हैं कुंडली में, तो जैसा मैंने कहा, यह एग्जिस्टेंशियल आंक्ष बढ़ाता है और व्यक्ति के भीतर मुमुक्षुत्व बढ़ाता है, यानी डिजायर फॉर लिबरेशन एंड टू नो वंस ओन सेल्फ, मैं कौन हूं इसको जानने की तीव्र इच्छा। तो इसके शुरुआत में ये एकदम से नहीं आती है। शुरुआत में क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल आंक्ष आती है, उसके बाद आपके भीतर बहुत ही तेज या भारी असंतुष्टि का भाव, अशांति का भाव, डिससेटिस्फैक्शन एंड व्हाट यू कैन से टर्मोइल, सम काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स देखने को मिलता है। इसके अलावा अनिच्छा का भाव भौतिक जगत से उत्पन्न होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे डिसइंटरेस्ट या डिटैचमेंट बढ़ने लगे, मुमुक्षुत्व यानी डिजायर फॉर लिबरेशन एंड सेल्फ नॉलेज बढ़ने लग जाए, वैराग्य का तत्व बढ़ने लग जाए, ये यहाँ पे देखने मिलता है। और ये स्थिति राजयोग ज्ञान योग के पालन करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर हम इसकी बात करें, मुझे अगर कोई उदाहरण याद आ रहा है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, मुझे उनकी कुंडली का ज्ञान नहीं है कि उनका क्या राहु और केतु कहाँ पे थे, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे शासक थे जिसका कोई पारिवारिक जो है एक लेन देन नहीं था राज परिवार से, पर फिर वो व्यक्ति अपने दम पर शासक बना, अपने दम पर जो है उसने सिंहासन प्राप्त किया, राज्य चलाया, और एक उम्र के बाद सिंहासन त्याग कर, राजपाठ त्याग कर जो है जैन भिक्षु बन गए, तो जैन मंक बन गए। तो ये जो कंडीशन है, इसमें राहु और केतु दोनों ही बढ़िया रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि राहु वो पद, सत्ता, अधिकार, मान, यश, कीर्ति, प्रभुत्व सबसे ऊंचे दर्जे की प्रदान कर रहा है। अगर ऐसा है, जो कि मुझे लगता हो सकता है ऐसा हो, परंतु एक बेस्ट उदाहरण है इस केस में डिस्क्राइब करने के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के केस में अगर हम देखा जाए तो दोनों केस आ सकता है, क्योंकि राहु अगर ताकतवर है तो वो हाईएस्ट स्टेट राजा का पद भी दे रहा है, और उसके बाद अगर केतु ताकतवर है एट द सेम टाइम, तो वो सारा राजपाट त्याग करवा करके एक अंतर अवलोकन के लिए, अपने आप को जानने के लिए, हायर पर्पस के लिए मोटिवेट कर सारा राजपाट त्याग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। हो सकता है शायद उसका इसमें रहा हो, बट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट हॉरोस्कोप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बट इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल हियर। इसके अलावा यहाँ पे बात आती है कि लाइफ एक्सपीरियंसेस व्यक्ति के जीवन में बड़े पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि शनि, राहु और कुंभ ये व्यक्ति को अनुभवों से सिखाते हैं, ज्ञान से नहीं, किताबी ज्ञान से नहीं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो पहले से बुद्धिशाली होते हैं, उनको समय से ठोकरें खाकर सीखने की आवश्यकता नहीं होती, पर यहाँ पे क्या होता है, ठोकर खा के ही सीखते हैं, क्योंकि समय लगता है। क्योंकि कुंभ राशि शनि क्या है, काल, दे कंट्रोल द टाइम इटसेल्फ, और ये कंट्रोल करते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो आपको समय ही सिखाता है, समय ही आपके लिए सबसे बड़ा टीचर होता है। इसके अलावा केतु जो है यदि अच्छा है, अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हैं, तो जैसा मैंने कहा, ये आपके अहंकार को खत्म कर देता है समय के साथ, क्योंकि सामने कौन है, सिंह, और केतु और राहु भी सिंह का दुश्मन था, परंतु राहु क्या करता है, पहले ईगो को बढ़ाएगा, फिर सब कुछ छीन लेगा, पर केतु क्या करता है, वो अंतर प्रज्ञा देता है, मजबूर करता है वो जानने के लिए असली सत्यता क्या है। एक बार असली सत्यता जान जाओगे तो अपना जो झूठा अहंकार है, फॉल्स ईगो आइडेंटिफिकेशन जो आपने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, वो आप अपने आप ही त्याग देंगे। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ देखने को मिलती है, और रियलाइजेशन ऑफ व्हाट, इन्फिनिटी अवे फ्रॉम स्मॉल इंडिविजुअलिटी, ये देखने को मिलता है। क्योंकि केतु क्या करता है, आपके वो बबल को बर्स्ट कर देगा, जो आपने एक कल्पना अपने बना के रखी है, छोटी सी कूप मंडूक मानसिकता कि मैं बस यही हूँ, मुझे मेरी दुनिया यही है, उसको भंग कर देता है। और भंग होनी तय है, पर अच्छी से डील करोगे या खराब से, वो डिपेंड करता है अन्य ग्रहों पर। तो ये अच्छे रिजल्ट थे, जो कि बहुत बेहतरीन परिणाम केतु देने की क्षमता रखता है, जिसके बारे में अभी तक हमने जाना। अब लास्ट और अंतिम केस बात करेंगे कि यदि चंद्र, शनि और लग्न के स्वामी कमजोर हो जाएंगे और केतु को सहयोग नहीं देंगे, या कोई केतु भी नकारात्मक योग कुंडली में बना रहा है, अशुभ योग बना रहा है, तो अब यहाँ पर कई सारे भीषण नकारात्मक पक्ष केतु के भी देखने मिल सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले ये बहुत ही भयंकर चिंता, भय और
आकस्मिक अकारण भय उत्पन्न करता है, एक्सेसिव फियर, एंजाइटी एंड फोबिया, अननेसेसरली भरेगा, पैरानोया है, किसी पर विश्वास ना करना, डिस्ट्रस्ट, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हर प्रकार के देने में सक्षम है। जो लोग इसमें जीते हैं, होक्स और कॉन्स्पिरेंसी थिंकर्स जिसको कहते हैं, उनको लगता है हर चीज़ बस मिथ्या, झूठ चल रही, फरेब चल रहा है, गवर्नमेंट होक्स कर रही है, कॉन्स्पिरेसी कर रही है। जो इस टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने अपनी दुनिया गढ़ रखी है, उनको हकीकत से कोई लेना ही देना नहीं है, वो इससे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ऑल मेंटल, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स दे सकता है ये, हर प्रकार के मानसिक रोग, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ प्रॉब्लम्स ये देखने में सक्षम है, छोटे से लेके बड़े तक सब कुछ। इसके अलावा कंफ्यूजन बहुत देता है, मिस डायरेक्शन देता है, आलस बहुत भरता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, व्यक्ति हमेशा छोटे छोटे शॉर्टकट्स ढूंढेगा, मेहनत से कतराएगा, ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। इससे हम जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखें, जैसे हम कहते हैं मैड साइंटिस्ट, पागल वैज्ञानिक, इसका उदाहरण है केतु। क्योंकि कौन है? क्योंकि ये वैज्ञानिक क्षमताएं तो देता है, तो हो सकता है आप बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हों, पर हो सकता है कि किसी चीज़ पर, क्योंकि राहु क्या है? ऑब्सेशन। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और बहुत ही उसके भीतर एक गहन समझ है किसी भी विषय की, परंतु वो उस चीज़ पर इतना ऑब्सेस कर चुका है कि अब उससे बाहर निकलना उसके लिए असंभव हुआ जा रहा है। तो ये भी देखने को मिल सकता है दैट यू समटाइम्स बिकम सो ऑब्सेस्ड विथ समथिंग दैट यू आर अनएबल टू कम आउट ऑफ इट। ये देखने मिल सकता है इससे। पर अब जो सबसे मुख्य बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको गौर से समझिए, और जो कि ये निश्चित है होगा ही होगा, केतु अच्छा हो या बुरा हो, ये होता ही होता है, इससे बचा ही नहीं जा सकता। इस कंडीशन में राहु केतु अगर इसमें बैठे हैं तो वो कंडीशन क्या है? वो ये है कि जीवन में कभी ना कभी राहु और केतु अगर इस राशि में हैं तो ये जो है ओवरवेलमिंग सेंस या फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जरूर क्रिएट करता है जिंदगी में। यानी एक ऐसी अत्यधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली भीतरी असंतुष्टि और अस्तित्व दुश्चिंता व्यक्ति के भीतर पैदा हो, उसको अपनी सूक्ष्मता का बोध होने लग जाए, अपनी एक जिसको कहते हैं इनसिग्निफिकेंस, वो उसको महसूस हो। यानी ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इनसिग्निफिकेंस एंड हेल्पलेसनेस, असहाय होने का भाव और अपनी एक जैसा मैंने कहा अत्यधिक अस्तित्व दुश्चिंता का भाव यदि मन में आता है और आप अपने क्षुब्धता को जानने लग जाते हैं कि हमारी इतने बड़े प्रकृति और सृष्टि की संरचना में हम बहुत ही छोटे स्तर पर लाई करते हैं, हमने अपने आप को हो सकता है बहुत बड़ा माना हो व्यक्तित्व के रूप में, पर हमारा असली जो एक स्वरूप है वो इतना भी मैटर नहीं करता जितना मैंने सोच रखा है। तो मैंने कहा था ना, ब्रेक द ईगो, ये वो देते जरूर है। तो जीवन में कभी ना कभी होता है, एक बार तो जरूर होता है। तो इसके पीछे कारण है कि ये इनका कार्य है, राहु और केतु यह करेंगे और यही अंतिम उद्देश्य है। क्योंकि अगर ये टूटेगा नहीं और असली अस्तित्व से सरोकार नहीं होगा तो व्यक्ति कभी भी माया के परे नहीं जा सकता। तो यहाँ कंडीशन ये दिखाई पड़ती ही है। और इसमें जितने भी आपने फॉल्स ईगो आइडेंटिफिकेशन ओढ़ रखे हैं वो सब इकट्ठे टूटते हैं, आपका सारा बिलीफ सिस्टम चरमरा उठता है। आपने आज तक जिंदगी को जो समझा था, आपने अपने आप को जो समझा था, सब पर एक भयंकर प्रश्न चिन्ह लगता है एक बार में कि क्या जो आज तक हम जीवन जिए जा रहे थे, हमने जिसको हकीकत मान रखा था वो सब मिथ्या निकला है, हमने जिसको सत्य मान रखा था वो सब झूठ निकला है। एक बार में पूरा जो है बिल्डिंग ढरढरा के गिर पड़ी है, हाउस ऑफ कार्ड जिसको कहते हैं उसकी तरीके से बिखर उठना। जीवन जब ऐसी परिस्थिति में आता है कि पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और आपके सारे बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाते हैं, ईगो आइडेंटिफिकेशन जीरो हो जाते हैं, बिखर उठते हैं, तब व्यक्ति अपने आप पर प्रश्न उठाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या अस्तित्व है, यहाँ क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आज तक जो मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था वो तो मिथ्या निकली, जिस चीज़ के पीछे मैंने जिसको सत्य माना वो सब झूठ निकला, तो अब सत्य क्या है। ये व्यक्ति को ऐसी स्टेट में लाकर खड़े जरूर करते हैं, एक ना एक समय जीवन में जरूर लाके खड़ा करेंगे। तो दे ब्रेक डाउन, टीयर डाउन योर फॉल्स ईगो आइडेंटिफिकेशन एंड बिलीफ सिस्टम सडनली एंड पुशेस द पर्सन इनटू टोटल स्टेट ऑफ केओस एंड अननोन, जहाँ से
ध्यान रखें। अब यहाँ पे मैटर करता है अच्छे और बुरे का पक्ष। यदि कुंडली में चंद्र सूर्य लग्न के स्वामी मजबूत हैं तो व्यक्ति घबराएगा नहीं, सोचेगा, ठहराव रखेगा और चीज़ों को देखेगा, अपनी हकीकत को पहचानने की कोशिश करेगा, अपने गुणों को पहचानने की कोशिश करेगा और उस परिस्थिति से बाहर आ जाता है। और बाहर जो आता है वो एक नया अनूठा व्यक्तित्व लेकर के बाहर आता है। पुरानी सारी धारणाएं टूट जाती हैं, अब नया वयस्क मजबूत प्राणी बनकर उभर कर सामने आता है। ये अच्छा गुण है अगर राहु केतु मजबूत है तो। पर यदि जो है कमजोर है तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपकी सारी जो पर्सनालिटी है वो चकनाचूर हो जाती है एक बार में। और इस केस में यदि व्यक्ति कमजोर मनस्थिति का व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा दंभी, लोलुप और काफ़ी ज़्यादा मोही व्यक्ति है तो, और इतनी समझ नहीं जो है उसके भीतर पनप पा रही है कि वह ठहराव रखकर अपने गुणों को आकलित कर उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज सके, तो यहाँ पर अब आपका सारा व्यक्तित्व शून्य हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि खास तौर से भीतरी क्रोध और कुंठा, किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या और दूसरों के प्रति प्रतिशोध की भावना अगर उत्पन्न हो जाती है, यानी इफ देयर इज सेल्फ डिनायल, आत्म अस्वीकृति का भाव है, एंग्विश है, नाहिलिस्टिक टेंडेंसी है, विनाशवादिता, तो यहाँ केतु क्या है? केतु और कुंभ होते हैं मास डिस्ट्रक्शन। केतु एक वायलेंट उग्र ग्रह है, ये विध्वंस और विनाश का कारक होता है। कुंभ राशि भी वही होती है। परंतु अब यहाँ क्या करेंगे? अगर ये नकारात्मक पक्ष है, इसको गौर से समझिए, तो अगर ये नकारात्मक व्यवहार करेगा तो यहाँ पे ये बढ़ा देता है आपके भीतर रिजेंटमेंट, बिटरनेस और एरोगेंस बढ़ा देगा। आपके भीतर कुंठा, एंग्विश, नाइलिज्म, रिजेंटमेंट, बिटरनेस एंड एरोगेंस इंक्रीज करते हैं। तो कुंठा बढ़ती है, राग द्वेष ईर्ष्या बढ़ते हैं, दूसरों के प्रति प्रतिशोध की भावना बढ़ती है। तो अब व्यक्ति के भीतर एक ऐसा झूठा अहंकार जो सारा समाप्त हो चुका था, पर उसके जगह पे अब सारी ये नकारात्मकताएं घुस पड़ी हैं स्वभाव में, तो व्यक्ति के भीतर अब एक ऐसी भावना, दुर्भावना उत्पन्न करवाएगा जहां पर प्रतिशोध बहुत बलवान हो उठता है। व्यक्ति के भीतर इस तरीके की मनस्थिति प्रदान करने में यह सक्षम है कि अब आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज ऑन द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। मैं जीवन पर ही अब रिवेंज लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। यह देखने मिल सकता है। और किस केस में, कैसे? इन द फास्टेस्ट एंड मोस्ट अनफेयर पॉसिबल मैनर। हालांकि ये जो कंडीशन है ये कम देखने मिलती है, पर देखने मिलती इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसको गौर से समझिए। दिस इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये वो महत्वपूर्ण चीज है जो कहीं ना कहीं छोटे बड़े स्थिति में हर व्यक्ति के जीवन में घटित होगी, पर हर व्यक्ति इतने हाई लेवल पर निगेटिविटी लिए हुए अपने जिंदगी में नहीं चलता। पर कई लोग होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी इससे देखे जा सकते हैं। इसीलिए आई एम सेइंग दैट ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। बट यहाँ पे बात क्या हो रही है? फीलिंग ऑफ मास डिस्ट्रक्शन व्हेन योर ऑल बिलीफ सिस्टम्स एंड ईगो इज डिस्ट्रॉयड एंड एट द सेम टाइम ड्यू टू जनरेशन ऑफ resentment, bitterness, arrogance, anguish within you, the person wants to destroy the structure of the very existence by taking revenge on existence itself in the most fastest unfair possible manner. इससे कौन देखे जा सकते हैं? टेररिस्ट, जिन्होंने सोच रखा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिए, ये पागलपन नहीं है। पागलपन के योग अलग होते हैं, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इट इज द कॉन्शियस डिसीजन, इट इज नॉट इंसैनिटी। अगर आप सोचते हैं कि कोई मास मर्डरर है, कोई मास शूटर है, कोई टेररिस्ट है, वो पागल नहीं होते हैं। दे आर नॉट इनसेन एट ऑल, दे आर लाइक दिस पर्सनालिटी। विकृतीकरण है बुद्धि का, ये वो है। इट इज़ अ वेल टेकन कॉन्शियस डिसीजन जो व्यक्ति खुद ही लेता है, ये यहाँ दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत भारी नकारात्मक स्तर पर है। पर ये जैसे कॉमन अगर देखा जाए, पीपल हु आर सेडिस्ट, दूसरों का बुरा चेतने वाले, हमेशा अंदर से और खास तौर से पर पीड़ा में आनंद पहुंचना, ये छोटे लेवल पर है। पर ये हो क्या रहा है? सेम चीज़ है, सेम ट्रेट आ रही है। सेडिज्म इज अ पर्टिकुलर रिजल्ट जो कि कॉमन है। सेडिज्म इज वेरी वेरी कॉमन इन पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा सामान्य लोगों में देखने मिलता है। तो कोई सेडिस्ट भी हो सकता है,
पर कोई टेररिस्ट भी हो सकता है, इंटेंसिटी वेरी कर रही है पर रिजल्ट सेम है। ठीक है, जो अभी तक हमने बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस केस में क्रिएट होता है। तो यहां पे क्या है, अधर्म और विनाश, ये दो ताकतवर हो जा रहे हैं। अगर ये नकारात्मक है तो यही मेरा पॉइंट था कि अगर राहु केतु ताकतवर हैं तो ये क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में ढकेलते हैं पर उससे व्यक्ति बाहर आता है, एक नया व्यक्ति उभर करके और पहले से खरा सोना बन करके बाहर आना जिसे कहते हैं, वो होता है। परंतु अगर नेगेटिव हुआ तो अब क्या होगा, जो हमने बातें करी वो होंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो क्या, ये फिक्शनल कैरेक्टर है बट ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जोकर, बैटमैन। अगर आपने देखा है बैटमैन सीरीज वगैरह, आप देखते हो पिक्चर वगैरह या कॉमिक्स, तो उसका एक मुख्य विलन कैरेक्टर है जोकर, परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस, जो अभी तक हमने बात करी। तो ये बहुत ही बेहतरीन परिणाम है, ऑब्वियसली नेगेटिव है बट इट इज सीन विद दिस प्लेसमेंट, यू हैव टू सी द कॉम्बिनेशन। अब आखिरी में अंतिम पॉइंट आता है करियर। तो अगर राहु केतु करियर के लिए जिम्मेदार हो इस राशि में है तो यह राजनीति के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, प्रबंधन के लिए, कोई भी नेतृत्व क्षमता रखने वाले कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। डिफेंस सेक्टर है, रक्षा सेवाएं हो गई, पुलिस हो गया, उनके लिए अच्छा है। कानून व्यवस्था है, वकालत है, इसके लिए अच्छे हैं। मीडिया, पत्रकारिता, जनसंचार, इससे देखा जा सकता है। सोशल वर्क है, स्टेम फील्ड्स जितने हैं वो इसके लिए अच्छे माने जाते हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट वाले। रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस, यानी हम रिसर्चर और साइंटिस्ट और इन्वेंटर से देख सकते हैं। हर प्रकार की डिज़ाइनिंग के लिए शुभ माना जाता है, किसी भी प्रकार की डिज़ाइनिंग हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन, इट इज़ गुड। इसके अलावा आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है, शिक्षा का खुद का क्षेत्र है, टीचिंग और एजुकेशन, इसके लिए अच्छा है। इंटेलिजेंस एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, कॉमर्स, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, यानी चिकित्सा का क्षेत्र पूरा का पूरा, तो हेल्थ केयर, मेडिसिन के लिए शुभ है। म्यूज़िक के लिए, यानी संगीत, कला, मनोरंजन, साहित्य, इनके लिए शुभ माना जाता है। हर प्रकार की कलात्मक क्षेत्र हम इससे देख सकते हैं। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का क्षेत्र है। हॉस्पिटैलिटी है, पूरा हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर इसके अंतर्गत आ सकता है। ट्रैवल टूरिज्म है, यानी पर्यटन वगैरह। फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग है, ये इसके अंतर्गत आ सकते हैं। शराब का धंधा है, कोई भी गुप्त कलाएं और विज्ञान है, ऑकल्ट साइंस, हर प्रकार की योग है, दर्शन शास्त्र है, ये इससे देखे जा सकते हैं करियर को लेकर के। और अगर राहु केतु अच्छे नहीं हैं, कुंडली खराब जा रही है, नेगेटिव योग बन रहे हैं, तो अवैध गैर कानूनी कार्य भी इससे देखने मिल सकते हैं। ऑब्वियसली कुंडली देखें, बट यहाँ पे जैसे हम माफिया हैं, स्मगलर हैं, मॉबस्टर्स हैं, वेपन आर्म्स डीलर्स हैं, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, प्रोस्टिट्यूशन है, पोर्नोग्राफी है, टेररिज्म है, असैसिन्स हैं, डर्टी पॉलिटिशियंस हैं, ये सब इससे देख सकते हैं। पर यू हैव टू सी कॉम्बिनेशन। फिर से मैंने कहा, ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। तो ये सारी चीज़ें हमने आज बात करी बहुत ही गहराई से कि किस प्रकार के परिणाम जो है राहु और केतु कुंभ और सिंह और कुंभ राशि में बैठने पर देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक आप समझ चुके होंगे इनकी व्यवहार के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, नीचे हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आगे दें, नमस्कार और धन्यवाद।